नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र से संक्षेप में परिचित कराने जा रहा हूँ। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर बात राजनीति शास्त्र की हो तो अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है। राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में श्री राम और श्री कृष्ण को कौन भूल सकता है। परंतु राजनीति शास्त्र का उद्भव भी वेदों से ही हुआ है। अथर्ववेद में राजधर्म का विस्तृत वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में भी इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। महाभारत में महात्मा विदुर को भी राजनीति का मर्मज्ञ बताया गया है। आचार्य चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने खुद अपने अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र में हुए अनेक आचार्यों के नाम गिनाए हैं, जैसे आचार्य बृहस्पति, भारद्वाज, शुक्राचार्य, पराशर, पिशुन और विशालाक्ष आदि। इन्हीं आचार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसकी रचना संस्कृत में की गई है और लिपि ब्राह्मी है तथा शैली चंपू है, अर्थात इसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिसमें 180 प्रकरण हैं और कुल 6000 श्लोक हैं। इसके प्रथम 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक विषयों पर चर्चा की गई है, जबकि छठे अधिकरण से लेकर 13वें अधिकरण तक एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ संबंधों, अर्थात जिसे आज हम एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश नीति कहते हैं, इस विषय पर चर्चा की गई है। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के प्रथम 5 अधिकरणों में वर्णित कुछ मुख्य बातों को ही संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना के कारण ही आचार्य चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली इटली के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने द प्रिंस नामक बुक की रचना की थी। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को अक्सर द प्रिंस के समान ही बताया जाता है, परंतु यदि दोनों का अध्ययन किया जाए तो अंतर स्पष्टतः दिखाई देता है। जहां द प्रिंस का उद्देश्य यह है कि राजा किसी भी प्रकार अपनी सत्ता को बनाए रखे, चाहे इसमें प्रजा का हित हो या अहित। वहीं अर्थशास्त्र की रचना प्रजा हित और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर की गई है। आचार्य चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को जो प्रिय लगे उसमें है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में राज्य की तुलना शरीर से करते हुए यह समझाते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न अंगों के बिना शरीर का संचालन संभव नहीं है, उसी प्रकार राज्य के भी 7 अंग होते हैं जिनके बिना राज्य का संचालन संभव नहीं होता। इसे ही सप्तांग सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का पहला अंग स्वामी अर्थात राजा है। कौटिल्य ने राज्य के अंतर्गत राजा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार राजा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो धर्म में रुचि रखने वाला हो, दूरदर्शी हो, सत्यवादी हो, महत्वाकांक्षी हो, परिश्रमी हो, गुणीजनों की पहचान तथा उनका आदर करने वाला हो, शिक्षा प्रेमी हो, योग्य मंत्रियों को रखने वाला हो तथा सामंतों पर नियंत्रण रखने वाला हो। कौटिल्य के अनुसार राजा में विवेक व परिस्थिति देखकर कार्य करने की क्षमता, प्रजा की सुरक्षा व पोषण की क्षमता, मित्र शत्रु की पहचान तथा चापलूसों को पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा को सैन्य संचालन, सेना को युद्ध की शिक्षा, संधि, विग्रह तथा शत्रु की कमजोरी का पता लगाने की कुशलता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा को आत्मसंयमी होने का निर्देश दिया है और उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहने की बात कही है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मृदुभाषी हो, किंतु दूसरों की मीठी बातों में आने वाला ना हो, दूसरों की हंसी उड़ाने वाला ना हो। कौटिल्य के अनुसार एक योग्य राजा वही है जो दंड नीति, राज्य संचालन, सैनिक शिक्षा, मानव शास्त्र, इतिहास,
धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विद्याओं का ज्ञाता हो। उन्होंने राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग अमात्य को माना है और अमात्य अथवा मंत्री को ही राजा के नेत्रों के समान बताया है। अमात्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि भारत में हुए राजा इंद्र के दरबार में 1000 मंत्री थे जो उनके नेत्रों के समान थे, इसीलिए इंद्र को 1000 नेत्रों वाला अर्थात सहस्त्राक्ष कहा गया। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर राज्य एक रथ है तो अमात्य उसके पहिए के समान है। अमात्य की नियुक्ति के संबंध में वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा को योग्य तथा निष्ठावान व्यक्तियों को ही अमात्य के पद पर नियुक्त करना चाहिए। प्रमादी, शराबी, व्यसनी, अहंकारी तथा वेश्यागामी व्यक्ति को कभी भी अमात्य के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता और विभिन्न प्रलोभनों में फंसकर राज्य के गोपनीय तथ्यों को प्रकट कर देता है, जो राज्य और राजा दोनों के लिए अहितकर सिद्ध होता है। चाणक्य ने राजा को यह भी सुझाव दिया है कि राजा राज्य कार्य के संचालन हेतु अमात्यों से परामर्श करे, किंतु यदि उसे उनके द्वारा दिया गया परामर्श राज्य के हित के अनुकूल न लगे तो ऐसी स्थिति में वह अपने विवेकानुसार निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। मौर्य काल में कुल 18 प्रकार के मंत्रालय थे जिन्हें तीर्थ कहा गया है और 27 प्रकार के मंत्री थे जिन्हें रत्निन कहा गया है। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जनपद को माना गया है और ऐसा कहा गया है कि जनपद के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने जनता व भूमि को सम्मिलित किया है। उनका कहना है कि जनता को स्वामी भक्त, करों को चुकाने वाला व संपन्न होना चाहिए। भूमि के संबंध में कौटिल्य का कहना है कि उसमें वन, तालाब, खाने, नदी, उपजाऊ मिट्टी, सैनिक, किले, पर्वत, पशु और पक्षी इत्यादि होने चाहिए। अर्थशास्त्र में जनपद की स्थापना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण में बांटे जाने की सलाह दी गई है। चाणक्य ने दुर्ग को राज्य का चौथा महत्वपूर्ण अंग माना है। उन्होंने आक्रमण करने की दृष्टि से और अपने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग को आवश्यक बताया है। दुर्ग मजबूत तथा सुरक्षित होने चाहिए। उनमें भोजन, पानी, गोला बारूद का उचित प्रबंध होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से कौटिल्य ने दुर्गों को 4 भाग में बांटा है। पहला अवदक दुर्ग, अर्थात ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से स्वाभाविक जल जैसे नदी, तालाब आदि से घिरा हुआ टापू की भांति प्रतीत हो। दूसरा पार्वत दुर्ग, अर्थात पर्वत की कंदराओं अथवा बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों से निर्मित दुर्ग। तीसरा धानवन दुर्ग, अर्थात मरुस्थल में स्थित दुर्ग। और चौथा वन दुर्ग, अर्थात चारों ओर से दलदल अथवा कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग। अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य का 5वां महत्वपूर्ण अंग कोष है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को अपने कोष में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए, परंतु इसके लिए अनीतिपूर्ण व अन्यायपूर्ण तरीकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौटिल्य ने कोष में वृद्धि के लिए कर आरोपित करने की सलाह दी है। इसके लिए वे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी पुष्पों से उनको बिना नुकसान पहुंचाए रस चूस लेती है और उसे शहद के रूप में वापस करती है, राजा को भी अपने राज्य से कर उसी प्रकार लेना चाहिए। तत्कालीन भारत में लोगों की जीविका के मुख्यतः 3 स्रोत थे। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन और तीसरा वाणिज्य। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। उस समय कृषि पर उपज का 6ठा भाग, व्यापारिक लाभ का 10वां भाग और पशु व्यापार से अर्जित लाभ पर 50वें भाग के बराबर कर आरोपित करने की व्यवस्था की गई थी। उस समय भारत का व्यापार अत्यंत समृद्ध था। चीन, श्रीलंका इत्यादि देशों से भारत का व्यापार होता था।
चाणक्य ने निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को निष्क्राम्य कर कहा और इसे 10 से 30% निर्धारित किया। इसे ही आज हम एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आयात कर अर्थात इंपोर्ट ड्यूटी को प्रवेश कर कहा गया और इसे 20% निर्धारित किया गया। अर्थशास्त्र में राजकीय भूमि पर लगाए जाने वाले कर को सीता कहा गया और निजी भूमि पर लगाए जाने वाले कर को भाग कहा गया। चाणक्य ने सिंचित और असिंचित भूमि पर भी अलग अलग कर लगाने की बात की, क्योंकि असिंचित भूमि वर्षा के सहारे होती है अर्थात वह दैवीय शक्तियों पर निर्भर होती है, अतः इसे देवमात्रिक भूमि कहा गया। इसके विपरीत सिंचित भूमि को अदेवमात्रिक भूमि की संज्ञा दी गई। इसी तरह आपातकाल में लगाए जाने वाले करों को प्रणय कहा गया। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य का छठा अंग दंड अर्थात सेना और न्याय व्यवस्था है। यह अंग किसी राज्य की संप्रभुता को प्रदर्शित करता है। कौटिल्य के अनुसार राजा की शक्ति उसकी सेना, गुप्तचर विभाग, पुलिस तथा न्याय व्यवस्था में प्रकट होती है। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को जानने की इच्छा हो तो कृपया उस वीडियो को देखें। चाणक्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। जिस राज्य के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र ही रहते हैं और साथ ही शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र शस्त्र प्रयोग में निपुण, वीर, स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त होने चाहिए। उनके अनुसार सैनिकों को अच्छा वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे वे निश्चिंत होकर देश की सेवा में तत्पर रह सकें। चाणक्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की बात कही है। पहला धर्मस्थीय न्यायालय, यह आज के सिविल कोर्ट्स के समान है। इसमें चोरी, डाका, लूटपाट, संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विवाह, ऋण, तलाक, स्त्री धन, मजदूरी आदि से संबंधित मामले सुलझाए जाते थे। अर्थशास्त्र में चोरी, लूटपाट और डाकों को साहस कहा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी से पीड़ित हो तो उसे विवाह विच्छेद का भी अधिकार था और इसे मोक्ष कहा जाता था। चाणक्य ने धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को धर्मस्थ कहा है। अर्थशास्त्र में वर्णित द्वितीय प्रकार का न्यायालय कंटक शोधन न्यायालय है जो आज के क्रिमिनल कोर्ट्स के समान है। इसमें मारपीट, हत्या, बलात्कार इत्यादि के मुकदमे सुलझाए जाते थे। कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का अंतिम अंग मित्र है। राजा को अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता करनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता प्राप्त की जा सके। आचार्य चाणक्य के अनुसार मित्र बनाने से पूर्व राजा को परखना चाहिए। यदि वह विश्वसनीय व हितैषी हो तभी उसे मित्र बनाना चाहिए। अर्थशास्त्र में आपदा प्रबंधन पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। कौटिल्य ने जहां यह बताया है कि आपदा आने के बाद राजा को क्या करना चाहिए, वहीं उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी ध्यान देने की बात की है। उन्होंने राजा को 8 प्रकार की आपदाओं से सावधान होने के लिए कहा है जो इस प्रकार है। पहला, अग्नि अर्थात आग लग जाना। दूसरा, जल अर्थात बाढ़ का आ जाना या पानी का दूषित हो जाना इत्यादि। तीसरा, बीमारी अर्थात महामारी। चौथा, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल। पांचवा, चूहे आदि से होने वाले संक्रामक रोग। छठा, व्याघ्र। चाणक्य ने बाघ आदि जंगली हिंसक पशुओं के अनियंत्रित हो जाने को भी आपदा कहा। वहीं सर्प आदि विषैले पशुओं के प्रकोप को 7वीं प्रकार की आपदा बताया गया है। जड़ी बूटी के जानकार लोगों को नागरिकों की सहायता करने के लिए तत्पर रहने का निर्देश दिया गया है। अर्थशास्त्र में वर्णित 8वीं प्रकार की आपदा राक्षस है। अंधविश्वास फैलाने वाले तांत्रिकों, राज्य के शत्रुओं और अन्य दुर्जनों को ही राक्षस कहा गया है और इन्हें भी आपदा के अंतर्गत ही रखा गया है।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के आंतरिक विषयों को समझाने का प्रयास किया, परंतु अर्थशास्त्र में एक राज्य का अन्य राज्यों के साथ संबंध पर भी अनेक सिद्धांत वर्णित हैं, जिनकी चर्चा हम अन्य वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।